जोहार, जय मूल निवासी। मैं कुमार और आप देख रहे MNTV। आज बात करते हैं भारत की सार्वजनिक सेवाओं की, उसके साथ जुड़ी व्यवस्थाएं और नौकरियों की। यही वो सार्वजनिक सेवाएं हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां इसी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों से आती है। आम आदमी भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हीं सेवाओं के अभाव से परेशान होता है। राजनीतिक पार्टी के चुनावी एजेंडे में भी इन्हीं सेवाओं को बेहतर बनाने का एजेंडा पहले नंबर पर होता है। विपक्षी पार्टियां भी इन्हीं सेवाओं की कमियां गिनाकर सरकार पर हमला बोलती हैं। गांव की पंचायत से लेके देश की संसद तक इन मुद्दों पर चलती है। इतनी महत्वपूर्ण ये सार्वजनिक सेवाएं होती है, मगर इसके आज क्या हालात है, कितनी गंभीर परिस्थितियां सार्वजनिक सेवाओं की है और इनके साथ जुड़ी हुई नौकरियों की है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। सार्वजनिक सेवाएं जिसमें रोजमर्रा की जरूरतें जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपातकालीन सेवाएं, सामाजिक सेवाएं आदि शामिल होती है। यही वो सेवाएं हैं जिसकी जरूरत समाज के लोगों को प्रतिदिन होती है। मजबूत सार्वजनिक सेवाएं देने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। जनता अपने प्रतिनिधि इसीलिए चुनती है। जिस किसी देश एवं समाज में सार्वजनिक सेवाओं का ढांचा मजबूत होता है, ऊंचे दर्जे का होता है, वहां लोगों का जीवन समृद्ध बनता है। कोई भी जिम्मेदार एवं संवेदनशील व्यक्ति इस बात को भलीभांति समझ सकता है। आखिर किसी भी सभ्य समाज का अंतिम लक्ष्य यही होता है, वहां के समाजवासियों को खुशहाली और समृद्धि का जीवन मिले। नई आर्थिक नीति के बेसिक फंडे में पहला फॉर्मूला यह है कि स्टेट का बेसिक ढांचा कम करना, उसे कमजोर करना और कमजोर करने के लिए उसे लगातार बदनाम करते रहना। इसके लिए स्टेट की मशीनरी के कमियों को गिना गिना कर उसके भ्रष्टाचार की, अकार्यक्षमता की, लेट लटीफी की चर्चा मीडिया के द्वारा समाज मन में करवाना, ताकि जिस जनता के लिए यह सार्वजनिक सेवाएं दी जा रही है वही जनता उनके विरोध में खड़ी हो जाए। ऊपरी सवर्ण अधिकारियों की नालायकी, अकार्यक्षमता और उनके भ्रष्टाचार को बचाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारी और पूरे तंत्र को ही बदनाम करने का प्रयास योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं का ढांचा अन्य देशों की तुलना में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि भारत जिस आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का शिकार है, विषमता का शिकार है, उस देश में लोगों के साथ न्याय करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं का ढांचा काफी मजबूत होना चाहिए। जिस देश की 2/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास जी रही हो, जहां इतनी बड़ी आबादी सरकारी मदद और मेहरबानी पर जिंदा हो, वहां यह सार्वजनिक सेवाएं काफी मजबूत होनी चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने का मतलब है उसे गांव, शहर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, आखिरी पायदान पर पाए जाने वाले व्यक्ति के पास वो सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आपके पास मजबूत ढांचा अर्थात एक पुख्ता सार्वजनिक नौकरियों का मजबूत तंत्र आपके पास होना चाहिए। भारत में पहले ही सार्वजनिक सेवाओं का ढांचा कमजोर है, जो है वह भी कर्मचारियों की अधूरी संख्या की वजह से लाचार पड़ा हुआ है। जनसंख्या और सेवाओं के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या तय होनी चाहिए और उसी हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ही ले लीजिए, भारत में 1 लाख लोगों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए केवल 138 पुलिस है, यानी लगभग 700 से 800 लोगों के पीछे एक पुलिसकर्मी। ऐसी विषम परिस्थिति में क्राइम रेट बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का ही उदाहरण लीजिए। इस महामारी के दौर में हमारे पास ना पर्याप्त डॉक्टर है, ना पर्याप्त नर्सेस। लगभग 1400 लोगों के पीछे एक डॉक्टर, जो कि 1000 लोगों के पीछे एक होना चाहिए। नर्सेस का भी यही हाल है।
600 लोगों के पीछे एक नर्स है, जबकि 350 लोगों के पीछे एक नर्स होनी चाहिए। नई आर्थिक नीति के आधार पर नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो गई। नौकरियों में असुरक्षितता पैदा की गई। नौकरियां इन 30 सालों में बड़ी तेजी से सिकुड़ती जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह से पैरालाइज हो गई है और उसका गंभीर परिणाम समाज के वंचित तबके को भुगतना पड़ रहा है, जो पहले से ही हाशिए पर खड़ा है। उसकी आर्थिक और सामाजिक विवंचनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारत की समाज व्यवस्था क्रमिक असमानता पर खड़ी है। उसी तरीके से भारत का सार्वजनिक सेवाओं का तंत्र भी क्रमिक असमानता पर बनाया गया है। सरकारी एवं सार्वजनिक सेवाओं की नौकरियों में भी 4 वर्णों की व्यवस्था लागू है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसी खड़ी 4 वर्णों की नौकरशाही की व्यवस्था भारत के प्रशासन में दिखाई देती है। इसमें भी जो शीर्ष स्थान पर है वही असली ताकतवर नौकरशाह है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, निर्णय के अनियंत्रित अधिकार, शोषण के अपरिमित अधिकार इसी मुट्ठी भर नौकरशाहों के पास होते हैं, जो पूरी तरह से सवर्णों के नियंत्रण में है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे काम करने वाला, अंडरपेड, ठेकेदारी पर काम करने वाला, कम सैलरी वाला ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है, असहाय है और लाचार है। वर्ण एवं वर्गवाद उच्च नीचता पर खड़ा नौकरशाही का यह ढांचा समाज की विषमता को मिटाने की बजाय उसे और ज्यादा मजबूत करता है और इस तंत्र का उपयोग करके वंचित समुदायों को और ज्यादा उनका शोषण करके उन्हें गुलाम और लाचार बनाकर रखता है। ब्राह्मणी तंत्र पर खड़ी सरकारी नौकरशाही की व्यवस्था एक साथ 2 काम करती है। ब्राह्मण और सवर्णों के हाथों में अनियंत्रित सत्ता देती है और वंचित समुदाय के लोगों को व्यवस्था से बाहर करती है। नौकरियों के अनुपात में भारत का स्तर बहुत नीचे है। 1000 लोगों के पीछे सार्वजनिक सेवाओं में केवल 16 लोगों को नौकरियां हैं, जबकि अन्य देशों में यह मात्रा 10 गुना से ज्यादा है। नॉर्वे में यह आंकड़ा 1000 लोगों के पीछे 159 का है, जबकि भारत में केवल मात्र 16 का है। एलपीजी का एजेंडा लागू होते ही सारी सरकारी नौकरियां, पब्लिक सेक्टर की नौकरियां योजना बनाकर खत्म कर दी। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। अकेले केंद्र सरकार में फरवरी 2020 तक लगभग 7 लाख सरकारी नौकरियों की पोस्ट खाली है। केंद्र और राज्य सरकारों की खाली पड़ी हुई नौकरियों का आंकड़ा लगभग 50 लाख के ऊपर है। इसके बावजूद भी करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। सार्वजनिक सेवाओं की नौकरियों के निजीकरण की शुरुआत ऊपर से नीचे की तरफ नहीं हुई, बल्कि नीचे से ही छाटनी शुरू कर दी। क्लास 3 और क्लास 4 के वर्ग को बड़े पैमाने पर निजीकरण के नाम पर छाटा गया। यही वो कर्मचारी वर्ग है जिसमें बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग नौकरियां करते हैं। सरकारी नौकरियां, सार्वजनिक सेवाओं की नौकरियों को ठेकेदारी पर देने का आलम इतना बढ़ चुका है कि आज कुल नौकरियों में से लगभग 1/3 नौकरियां ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से भरी जा रही है। सार्वजनिक सेवाओं में काम कर रहे कर्मचारी की निजीकरण से केवल नौकरी ही नहीं गई, इस ठेकेदारी प्रथा के कारण उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और सुरक्षितता भी छीन ली गई है। उसे लाचार, प्रतिष्ठाहीन बनाकर असुरक्षित बनाया गया है। शोषण का यह दमनकारी चक्र सभी सार्वजनिक सेवाओं में लागू है। जो सबसे नीचे है उसका उतना ही शोषण हो रहा है। उसके ऊपर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी का बोझ दिया गया है और सबसे बड़ी कीमत उसे ही चुकानी पड़ती है। अभी इस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों की हालत क्या थी। सारा बोझ इन कर्मचारियों पर ही था। अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग काम कर रहे थे। ऐसे कर्मचारी गांव देहातों में घर घर में जाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें सरकार क्लासिफाइड कर्मचारी भी नहीं मानती है, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाएं, नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी
और इनमें भी सबसे ज्यादा महिला कर्मचारी है। आज देश भर में लगभग 25 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाएं और आशा वर्कर्स है जिन्हें किसी तरीके से कोई सरकारी सुरक्षितताएं सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नौकरी केवल पैसा कमाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि वह सत्ता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का स्रोत है। मंडल कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में कहा था, सत्ता के गलियारे में अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। व्यक्ति की, उसके परिवार की, रिश्तेदारी में, जाति समाज में जो प्रतिष्ठा है वो नौकरी से ही बनती है। जितनी बड़ी नौकरी उतनी बड़ी प्रतिष्ठा। सामाजिक ताना बाना, रुतबा नौकरी पर ही निर्भर है। बहुजन समाज में नौकरी से आत्मसम्मान, आत्मगौरव का भाव पैदा हुआ। हजारों सालों की गुलामी से, जातिगत पेशों से उसे मुक्ति मिली और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लिए अनुकूल साधन मिले। एक बेहतरीन जिंदगी का रास्ता नौकरियों ने उनके लिए खोला। मगर एलपीजी लागू होते ही ब्राह्मणों ने आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण की व्यवस्था लागू की, जिसमें नौकरियां खत्म कर दी और नौकरियों की जगह ठेकेदारी की प्रथा शुरू हुई। अब जब नौकरी ही गई तो सैलरी भी गई। नई व्यवस्था में नया नाम मिला। अब कर्मचारी की जगह पर सेवाकर्मी, संविदा कर्मी ऐसे नए नाम और सैलरी की जगह पर मानधन ये नया शब्द आया, जिसमें ना मान है ना धन है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर भी इससे ज्यादा का कमाता है। लॉकडाउन ने निजी क्षेत्र का असली चेहरा हमारे सामने लाया और सार्वजनिक सेवाओं की पोल खोल दी। एक मामूली बीमारी ने हमारी सार्वजनिक सेवाओं की लाचार व्यवस्था का चेहरा हमारे सामने लाया। सार्वजनिक सेवाएं लाचार, कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि इनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक सुविधाओं की कमी है, डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस की हजारों पोस्ट खाली है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कमी है, आईसीयू की यूनिट्स की कमी है। वहां पर काम करने वाले डॉक्टर और नर्सेस के पास पीपीई किट्स भी नहीं थे। आशा वर्कर्स को मास्क की जगह पर अपने दुपट्टे से ही काम चलाना पड़ा। उस अवस्था में भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। इस महामारी से सरकार को सबक सीखना चाहिए था कि वह अपने सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत बनाए और उन्हें मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त बजट और नौकरियों की पर्याप्त व्यवस्था करे, ताकि एक मजबूत ढांचा निर्माण किया जा सके। मगर खेद की बात है कि सरकार अपनी ही बनाई गई सार्वजनिक सेवाओं को नष्ट कर रही है और उसे प्लान बनाकर निजी हाथों के हवाले कर रही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए MN टीवी। धन्यवाद, शुक्रिया।